एवरीवन, वेलकम बैक टू अपना स्कूल। दिस इज़ नबीला और आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारी एनसीईआरटी मैथ्स टेक्स्ट बुक के सेकेंड चैप्टर के साथ, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो ये हमारी वीडियो में इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 होने वाला है। मैंने इंट्रोडक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बहुत लंबा इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। और वैसे हमारे लिए पॉलिनोमियल्स ये जो नेम है, इट इज़ नॉट न्यू फॉर अस। 9th क्लास में हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के ऊपर। वही सेम इंट्रोडक्शन हमारे पास यहाँ पर भी होगा, लेकिन कुछ एड ऑन्स है हमारे पास यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल्स का परफेक्ट डेफिनेशन क्या होगा। तो ये जो नाम है पॉलिनोमियल्स, इसे हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पॉली और नॉमियल्स, जिसका मतलब होता है मैनी टर्म्स। पॉली मतलब मैनी एंड नॉमियल्स मतलब टर्म्स, मैनी टर्म्स। तो वो टर्म्स अलजेब्रिक भी हो सकते हैं, वो कांस्टेंट टर्म भी हो सकते हैं। और पॉलिनोमियल्स हमारे पास कई टाइप्स के, वो टाइप्स हम लोग आगे देखेंगे। तो मैनी टर्म्स, जो जितने ज़्यादा टर्म्स हम लोग एक साथ ऐड करके कोई एक एक्सप्रेशन बनाएंगे, उसे हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल्स। जैसे कि अगर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 4x, ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। अगर हम लोग लिख दें यहाँ पर 6x + 3, ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल हो गया। हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि द सम ऑफ मैनी अलजेब्रिक टर्म्स हैविंग डिफरेंट पावर्स, ठीक है, अलग अलग पावर्स होती है अलग अलग वेरिएबल की पॉलिनोमियल्स के अंदर। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज़ डिग्री, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेकर देखेंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखा है 3x² + 2x + 4, कोई भी रैंडम सा हमने यहाँ पर एक इक्वेशन ले लिया है। तो आप इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है, कौन से टर्म का सबसे हाईएस्ट पावर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग 2 यहाँ पर हाईएस्ट पावर है। तो मतलब इस इक्वेशन का डिग्री हमारे पास क्या होगा, 2, ठीक है। तो सारे इक्वेशन में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग डिग्री कहेंगे। अब हमने यहाँ पर समझ लिया कि डिग्री क्या होता है। अब इस डिग्री के बेसिस पर हमारे पास पॉलिनोमियल्स 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। तो वो 3 टाइप्स क्या है हमारे पास। सबसे पहला होगा हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स में होता क्या है, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है उसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री 1 होगी। हम लोग ऐसे कह सकते हैं अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज़ कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसके एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, जैसे कि अगर ले लें 2x + 5, या फिर हम लोग ले लें √5x + 3, ठीक है। ये 2 एग्जांपल्स हो गए हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए, जिधर हमारे पास जो हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास सिर्फ 1 है। अब दूसरा टाइप इसके लिए हमारे पास होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जो हमारा पॉलिनोमियल होगा उसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री हमारे पास होगी 2। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम लोग इसके भी एग्जांपल्स देखें तो हम लोग लिख सकते हैं 6x² + 4x + 3। मैं सिर्फ एग्जांपल्स के लिए ये सब लिख रही हूँ इधर। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें हमारे पास सबसे हाईएस्ट डिग्री है 2। अब हमारा थर्ड टाइप इसमें होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब हमारे पास पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी 3। अगर हम लोग इसका एग्जांपल ले लें तो हम लोग लिख सकते हैं 2x³ + 4x² + 3x + 1, ठीक है। ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल, जिसमें हमारे पास वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर है 3। तो ये थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हम लोग देखेंगे कि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब जो हमारा p ऑफ x होता है। अब हम लोग यहाँ पर एक इक्वेशन लिखेंगे, जैसे x² + 2x + 3, ठीक है। तो जो इसमें हमारे पास x है, उस x की कोई भी जो वैल्यू होगी हमारे पास, उसको हम लोग कहेंगे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब अगर मैं एक और एक इक्वेशन लिखूँ, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो x² - 3x - 4, और कह रहे हैं कि इसका एक ज़ीरो है -1। क्वेश्चन ऐसे देते हैं एट x = -1, मतलब x की जगह पे अगर हम लोग -1 सब्सटीट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0। जब भी हम लोग x की जगह पे कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे
और अगर हमारे पास लास्ट में 0 आएगा तब भी हमारे पास जो भी गिवन वैल्यू है x की वही उसका 0 होगा। तो -1 सब्सटीट्यूट करके देखते हैं हम लोग इधर, -1² -3 इंटू -1 -4, -1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास +1, -3 -1 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -3, -3 इंटू माइनस हमारे पास हो जाएगा +3 -4, अब 1 + 3 हमारे पास हो जाएगा 4, 4 - 4 होगा हमारे पास 0। तो जब हमारे पास 0 आ गया है तो मतलब ये जो x = -1 दिया गया है ये हमारे पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, अगर हम लोग x = -1 की जगह पे हमें अगर दिया गया है कि x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो फैक्टर और 0 में ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। हम लोग बस क्या करते हैं, x + 1 को अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 0 आएगा। और अगर हम लोग x + 1 में देखिए, x + 1 को 0 में रख लेंगे हम लोग, और अगर हम लोग +1 को इधर ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। तो ये जो चीज़ है हमारे पास ये फैक्टर हो जाएगी x + 1, मतलब जब हम लोग हमारे पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। और ये जो x = -1 है ये हो जाएगा हमारे पास 0 उस पॉलिनोमियल का, मतलब ये जो x की वैल्यू है -1 अगर हम लोग इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। दोनों का काम तो सेम ही है, बस नाम अलग है और लिखने का तरीका अलग है। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द पॉलिनोमियल। ठीक है, जो भी हमारे पास ज़ीरोज़ होते हैं और जो पॉलिनोमियल होता है उसके बीच का रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो अगर अब हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ले लें, लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास ax + b के फॉर्म में होता है, जिधर x का सबसे हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 है। तो इसके अंदर अगर हमें इसका एक 0 निकालना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, -b/a, मतलब हमारे पास जो भी b की वैल्यू है उसको हम लोग नेगेटिव कर लेंगे, बाई a कर लेंगे। इसे हम लोग एक तरीके में लिख सकते हैं जो कि है माइनस ऑफ द कांस्टेंट टर्म। देखिए आप लोग, b को हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब वो हमारा कांस्टेंट टर्म है, बाई माइनस ऑफ द कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, x का कोएफिशिएंट जो भी होगा हम लोग उसे नीचे लिखेंगे एंड ऊपर साइड हम लोग माइनस ऑफ द कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, तो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल का 0 आ जाएगा। और लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही 0 होता है। और अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केसेस में देखें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्म में होता है। तो अब हमारे पास इस टाइप के इक्वेशन के लिए 2 ज़ीरोज़ होते हैं। तो सबसे पहला 0 हमारे पास होगा -b/a, लेकिन इस केस में हमारे पास -b यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, हमारे पास -b कोएफिशिएंट ऑफ x होगा, माइनस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x बाई a जो है हमारे पास वो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x² है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हमारा पहला 0 हो गया। अब दूसरे 0 के लिए हम लोग करेंगे c/a, मतलब कांस्टेंट टर्म, जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म है, बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में 2 ज़ीरोज़ हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्री में ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे लिखते हैं। यू नो दैट अ रियल नंबर k इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इफ़ p ऑफ k इज़ इक्वल्स टू 0। ये तो हमने ऑलरेडी अच्छे से समझ लिया है कि जो भी हमारे पास x की वैल्यू होगी वो हम लोग सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, तभी वो रियल नंबर k हमारे पास उसका 0 होगा। बट वाई आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल सो इम्पॉर्टेंट? To answer this, first we will see the geometrical representation of linear and quadratic polynomials and the geometrical meaning of zeros। तो अगर हम लोग आसान शब्द में कहें तो ग्राफ में जो भी हमारे पास ज़ीरोज़ होंगे वो एक्स एक्सिस पे कट करेंगे, वो हमारे ज़ीरोज़ होंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल के केस में देखें तो हमारे पास एक लाइन के फॉर्म में आएगा हमारा ग्राफ। तो हमारा कोई भी इक्वेशन होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे एंड उसकी एक लाइन डालेंगे हम लोग ग्राफ के ऊपर, तो जितने बार वो एक्स एक्सिस पे कट कर रही है लाइन वो हमारे ज़ीरोज़ होंगे। एंड लीनियर इक्वेशन के केसेस में हमें पता है कि सिर्फ एक ही 0 आएगा। तो यहाँ पर के एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइन यहाँ कट कर रही है, मतलब हमारे पास 0 हो गया है -1 और -2 के बीच में। वैसे अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म्स में देखेंगे तो हमारे पास कुछ यू शेप में आएगा हमारे पास हमारी लाइन। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 4 और एक -1 में, तो मतलब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के
2 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। और वही अगर हम लोग क्यूबिक के फॉर्म में देखें तो हमारे पास कुछ वेव टाइप में आएगा। अभी उसका ग्राफ हमारे पास नहीं दिया गया है। अगर अब हम लोग यहाँ पर केसेस के बारे में पढ़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हमारे पास टोटल मिलाकर 3 केसेस है इसमें। तो सबसे पहला केस होता है, हियर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड ए डैश। द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड ए डैश आर द 2 ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहले ग्राफ में हमारे पास दोनों भी ए और ए डैश हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, मतलब दोनों पॉजिटिव ज़ीरोज़ आए हमारे पास। एंड दूसरे ग्राफ में हमारे पास ए पॉजिटिव पे कट करा है, ए डैश नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो ये दोनों भी हमारे पास ज़ीरोज़ ही होंगे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। और केस 2 में, हियर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स, सो द 2 पॉइंट्स ए एंड ए डैश ऑफ केस 1 coincide here to become 1 point A. The x coordinate of A is only the 0 for the quadratic polynomial ax square plus bx plus c in the case. मतलब ये ग्राफ में अगर हमारे पास जो U शेप की लाइन है हमारे पास, अगर वो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ीरो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अगर केस 3 में हमारे पास जो यू शेप की लाइन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर से जा रही है या फिर एक्स एक्सिस के नीचे से, और वो एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं कर रही, मतलब हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसके कोई ज़ीरो नहीं है। तो आई जस्ट होप आप लोगों को ज़ीरोज़ और पॉलिनोमियल्स के बीच का रिलेशन समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारा यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2 ऑफ इंट्रोडक्शन। I'll put the link in the description box. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, so don't forget to like and also don't forget to subscribe to my channel.